से जहरीली धुंध टॉक्सिक स्मॉग की मोटी चादर छा गई है। हवा की क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा। लगातार एक्यूआई बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने दिल्ली में ग्रैब फूड लागू कर दिया है। दिल्ली में ग्रैब फूड लागू हुआ है, जिससे दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी और सार्वजनिक परियोजना पर निर्माण कार्य को स्थगित करने सहित प्रदूषण नियंत्रण कड़े उपायों को लागू किया जाएगा। हालांकि दिल्ली में स्वच्छ ईंधन एलएनजी, सीएनजी, BS6 डीजल, इलेक्ट्रिक और जरूरी वस्तुओं को लाने जाने वाले ट्रकों को राजधानी में प्रवेश का अनुमति हो सकता है। दिल्ली में सरकारी कार्यालयों और गैर सरकारी कार्यालयों में सरकार 50% की क्षमता से वर्क फ्रॉम होम ऑफिस का आदेश दे सकती है। इसके अलावा ग्रैब से लेकर के 3 तक के लिए नियम लागू रहेंगे। सेहत पर प्रदूषण का सितम इस कदर जारी है। आप देखिए 4 तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से दिखा दें। इंडिया गेट पर देखिए धुंध का ये पहरा आप देख पा रहे हैं। अब प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि विजिबिलिटी भी बहुत शून्य हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। ये देखिए पास से ही इंडिया गेट आपको इसमें तस्वीर में नहीं दिख पा रहा होगा। एम्स की भी यही तस्वीर है, यही स्थिति है। अक्षरधाम, दिल्ली के अक्षरधाम में भी प्रदूषण की स्थिति बहुत इस वक्त लगातार बढ़ती जा रही है। आनंद विहार में एक्यूआई बहुत हाई स्तर पर है, बेहद सीवियर कैटेगरी में। तो कुल मिलाकर के दिल्ली के तमाम क्षेत्र इस वक्त प्रदूषण से गुजर रहे हैं। गंभीर स्तर का प्रदूषण बच्चे और बुजुर्ग के लिए सबसे ज्यादा घातक है। बेकाबू प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, देखिए जरा। प्रदूषण का सेहत पर प्रहार। प्रदूषण का बच्चों बुजुर्गों पर गहरा असर है। बुजुर्गों और बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण इन पर असर करता है। बच्चों के फेफड़ों के विकास में बाधा संभव हो सकता है। बच्चों के व्यवहारिक विकास में समस्याएं संभव है। अस्थमा और सांस संबंधित बीमारियां बढ़ेंगी। जो संवेदनशील वर्ग है यानी कि बच्चे और बुजुर्ग, उनके लिए देखिए बुजुर्गों में अल्जाइमर और स्ट्रोक का खतरा उत्पन्न हो सकता है। पुरानी बीमारियों को भी बढ़ा सकता है ये प्रदूषण। न सिर्फ सांस और फेफड़ों के लिए ये प्रदूषण खराब है, आंख के लिए भी हम कह सकते हैं कि प्रदूषण बहुत खराब है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब फूड लागू हो गया। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूर्णतः बैन आप कह सकते हैं। किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। कहाँ कितना पॉल्यूशन है जरा ये भी देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर में आपको दिखा रहे थे ये प्रदूषण का जो एक इस वक्त टाइमलाइन है। तो प्रदूषण का सेहत पर प्रहार क्या पड़ने वाला है वो आप देख रहे हैं लगातार। खास करके जो बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, जो बुजुर्ग होते हैं, संवेदनशील वर्ग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, वो इस प्रदूषण को दिल्ली एनसीआर में नहीं झेल सकते हैं। उनकी स्वास्थ्य में तमाम समस्याएं ये प्रदूषण पैदा कर देगा और ऐसे में बुजुर्गों में अल्जाइमर, स्ट्रोक का खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो प्रदूषण का सेहत पर प्रहार आप देख रहे हैं कैसे इस वक्त लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब फूड, सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है और किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जा सकेगी। ग्रैब फूड में जो पाबंदियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में अगर आप रह रहे हैं तो देखिए ग्रैब फूड में क्या क्या नहीं हो सकता। सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। 50% कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकते हैं। साथ ही साथ डीजल वाले ट्रकों की एंट्री बंद रहेगी पूरी तरह से। तो दिल्ली एनसीआर में ग्रैब फूड की स्थिति से सिर्फ एलएनजी, सीएनजी, ईवी और जरूरी सेवाओं के ट्रक चलेंगे। दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों पर रोक लगाई गई है। बड़े उद्योगों और प्लांट्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। स्कूलों पर भी फैसला लिया जा सकता है। स्कूलों की छुट्टियां हो सकती हैं क्योंकि बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं, वो मासूम बच्चे। जरा कहां कितना पॉल्यूशन है वो भी देखिए एक्यूआई। अपने शहर के पॉल्यूशन लेवल को इससे भापिए। देखिए गाजियाबाद में 541, नोएडा में 450, दिल्ली 435, लखनऊ में भी 500 के पार, कोलकाता में 326, जयपुर में 297। यानी कि कहीं की हवा इस वक्त सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण के सितम का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। आसमान में छाई प्रदूषण की चादर के बीच स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का प्रदूषण को लेकर के क्या कहना है,
आइए जरा सुनाते हैं आपको। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। जहां दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर डाल दिए हैं, वहीं कुछ बड़े बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, आप स्कूल आ रहे हैं, क्या क्या परेशानी होती है? बहुत आँखों से आंसू आता है, हमें भी सांस लेने में दिक्कत होती है। और छोटे बच्चों को मतलब उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, बट हमारे लिए नहीं है। हमारे स्कूल में ग्राउंड एक्टिविटीज़ भी होती है, तो हमें भी पॉल्यूशन में दिक्कत होती है, मीन्स सांस लेने में वगैरह वगैरह। लगता है छोटे बच्चों की तरह आप लोग का स्कूल, आप लोग की क्लासेस भी हाइब्रिड मोड पे होनी चाहिए। यस, होनी चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं बच्चे कह रहे हैं कि हाइब्रिड क्लास में मोड होनी चाहिए। अभिभावक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है, बच्चों को स्कूल लेकर आप आ रहे हैं, कितना सेफ समझते हैं? मैम छुट्टियां तो इनकी भी पड़नी चाहिए। थोड़ा रिस्क तो बच्चों के लिए, बच्चे तो बच्चे ही है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। जब 5th क्लास तक के लिए किया, इनके लिए भी कुछ ऑप्शन उठाने चाहिए गवर्नमेंट को। हर साल दिल्ली में इस तरीके की स्थिति होती है, किसको जिम्मेवार समझते हैं? मैम जिम्मेदार क्या है, गवर्नमेंट को ही कुछ ना कुछ हल लेना पड़ेगा, बाकी जनता के कुछ नहीं कर सकती इसमें तो। बढ़ते पॉल्यूशन में ये भी कहा जाता है जनता का सहयोग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो तमाम प्रतिबंध है उनको भी फॉलो करना चाहिए। नहीं तो महाप्रसिडेंट जनता को क्या करना चाहिए, जैसे पहले टाइम में केजरीवाल ने ऑड एंड इवन लागू किया था, अगर उससे फर्क पड़ा था तो दोबारा से करना चाहिए इस चीज़ को। तो जो तमाम पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनका पालन करना चाहिए। महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, और बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार और बच्चों का क्या कहना है और बच्चे किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है। बच्चा रुकिए, क्या नाम है आपका? यशवी। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या लगता है ये पॉल्यूशन कितना हानिकारक है आपके लिए? स्कूल के लिए देखिए, बच्चे कहीं ना कहीं, कुछ बच्चे बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बढ़ते पॉल्यूशन के कारण स्कूली बच्चे जो हैं अब वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं जहाँ छोटे बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड पर क्लासेस चलाई जा सकती हैं, तो वहाँ बड़े बच्चे आखिरकार प्रदूषण से बचने के लिए कहाँ जाएं? क्यों बड़े बच्चों को प्रदूषण से परेशानी नहीं होती? अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इस बढ़ते प्रदूषण से कब दिल्ली के बच्चों को राहत मिलती है। चलिए, प्रदूषण का लगातार खतरा बढ़ रहा है और ऐसे में जो संवेदनशील वर्ग हैं, बच्चे और बुजुर्ग, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अलका सिंह जी हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं गुरुग्राम। बहुत स्वागत है अलका जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। ए के गौड़ साहब हैं हमारे साथ, पर्यावरणविद। ए के गौड़ साहब, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अलका जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, लगातार एक्यूआई का स्तर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और इस वक्त स्थिति ये है कि एक्यूआई कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सबसे संवेदनशील वर्ग जो बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनको कैसे खतरा इस बढ़ते एक्यूआई और बढ़ते प्रदूषण से आने वाले समय में होने जा रहा है? जो भी बच्चे बुजुर्ग और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन सबको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जब वो बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें। जो भी सेंसिटिव जो लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा खतरे की बात होती है, क्योंकि ये जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स को इफेक्ट करते हैं। और जो पेशेंट सांस के मरीज होते हैं, जैसे जिसको क्रोनिक सीओपीडी वाले पेशेंट होते हैं, उनके लिए ज्यादा हानिकारक होती है। तो ऐसे पेशेंट को हमेशा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और हाइड्रेशन होना चाहिए, पूरा पानी अच्छे से पी के जितना हो सके आप हाइड्रेटेड रहें ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अपना कवर करके जाए, जब भी बाहर जाए तो अपना पूरी फुल बाजू के कपड़े पहने ताकि स्किन की एलर्जी ना हो। स्किन, क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है सबको असर करता है, चाहे आंख हो, चाहे स्किन हो, चाहे सांस में तकलीफ हो, सब तरफ से असर, ये बुरा असर देता है। ठीक है, ए के गौड़ साहब के पास आऊँगा। मैम, आपके पास आऊँगा, उससे पहले ए के गौड़ साहब, लगातार हम देख रहे हैं प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों लगातार ये बढ़ते जा रहा है? सरकार कितनी सख्ती होने के बावजूद भी अगर ये स्थिति है कि प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर कहाँ चूक हो रही है, कहाँ लूप होल है? नमस्कार सर, आपके थ्रू सारे आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, हम जो कर रहे हैं ग्रेप 342, ये है फायर फाइटिंग कि जब हो गया तो करेंगे, ट्रक बंद कर दिए, ये कर दिए, स्कूल कर दिए, ये सोल्यूशन नहीं है सर। आग लगने से पहले ही हम क्यों नहीं करते कि आग ना लगे, वो ज़रूरी है। वो हमारी जो कोई भी सरकारें हों वो नहीं कर रही हैं। सरकारों के साथ जनता भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन जनता को अवेयरनेस की आवश्यकता है जो कि मिसिंग है हमारे सिस्टम के अंदर।
हमारे आजकल पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ दोष दे देना, इसको उसको, ये आपने कर दिया, ये पंजाब ने कर दिया, ये पराली हो गई, ये तो बड़ी बच्चों वाली बातें होती हैं। देखो, पंजाब नॉर्थ में है दिल्ली के, हम साउथ में हैं, और जब प्रदूषण अगर आएगा तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हवा चलेगी तब आएगा। वो तो पिछले 1.5 साल में 1.5 महीने में चली नहीं है अभी तक। तो हमारी तो पूर्वी हवा चलती है इस समय। तो जो हमारे एक सिस्टम है, देखो हमारे कानून बड़े अच्छे हैं, कानून की पालना नहीं होती है। ग्रेप 2 और 3 के अंदर जैसे था, मैंने अब सोशल तो मीडिया ग्रैब पे 4 भी भी, लागू हो गया है एक हिसाब हाँ से। जी हाँ जी, नहीं ग्रेप 2 और 3 के अंदर भी जैसे गार्बेज बर्निंग बैन था। मैंने खूब फोटो खींच के, फरीदाबाद से खींच के इधर उधर अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, अपने एमसीएफ कमिश्नर को, और जगह इवन पेपर में भी, आपके जो लोकल पेपर है उसमें भी पब्लिश हुआ था कि वो एनफोर्समेंट नहीं हो रही है। एनफोर्समेंट में दो कारण है, एक तो या तो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी कमजोर है, या हमने लोगों को इसके बारे में जानकारी पूरी नहीं दी कि भाई इससे क्या क्या आपके नुकसान हो रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि जो आज से 3 साल पहले आईएमए का डाटा आया था, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के 40% की उनकी आंखें खराब हैं, उनको चश्मा लगाना पड़ रहा है, जो कि सीरियस मैटर है। और अब इस हालत में क्या होगा पता नहीं है। बाकी गैस की प्रॉब्लम, मैं तो खुद बता रहा हूँ, मैं आज के दिन मैसूर में हूँ। मैं आपके शो को मैसूर से ज्वाइन किया, मैं 10 तारीख को आ गया था, क्योंकि मुझे, मैं आई एम ए सीनियर सिटीजन ऑफ 71, मुझे जी पता जी है कि जी। मेरे को कितना लॉस होगा। लेकिन हर कोई आदमी नहीं कर सकता सर इस तरह से रिलोकेट अपने आप को। हिंदुस्तान में इतना हमारा स्टैंडर्ड नहीं है हाई। तो मैं तो बड़े पॉलिटिशियन लोगों से कहता हूँ कि बजाय एक दूसरे पे वो दोष दें, वो अपने सिर्फ अगले इलेक्शन की ना सोचें, अगर अपने अगले जनरेशन की वो सोचेंगे तो काफ़ी ठीक हो जाएगा। जो हमारे कानून है, मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ, जो हमारे कानून है, जैसे एक बारी बात हुआ तो 10 साल से पुरानी गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, लेकिन वो फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सरकार दिल्ली ने सपोर्ट किया, कह को आके वो जी ये ठीक नहीं है, वो नहीं, या उनका मेडिकल टेस्ट हो, कुछ तो हो ना। पुरानी गाड़ियों का हर साल मेडिकल टेस्ट हो, जैसा यूरोप के अंदर होता है। और जो हमारे मैडम बैठी हैं, इसके मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, जो आपने भी अखबार में पढ़ा होगा कि अभी 10-12 दिन पहले जो हमारा प्रदूषण है डस्ट में, इसमें मेटल पार्टिकल्स भी हैं, जिंक भी है पीएम। और मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम भी है, वो और है। उससे ज्यादा पहले आपने पढ़ा होगा, ये माइक्रो प्लास्टिक्स आ गए। आप जी। जितना भी हम पानी पी रहे हैं, बॉटल वाटर, वो है। इसको ठीक करने का लॉन्ग टर्म तरीका सिर्फ ये है, सबसे पहले तो जो प्रदूषण को अगर हम एनालिसिस करें तो 45% से ऊपर ये फॉसिल फ्यूल जलने से होता है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो गाड़ियों में हो, चाहे मतलब डब्बे हो, जो भी फ्यूल जलता है उससे हो रहा है। और इस समय दूसरी क्वेश्चन ये कि इस समय ज्यादा क्यों होता है। दो कारण हैं इसके। एक तो है कि दिन के और रात के टेम्परेचर में 3-4 डिग्री से अधिक का फर्क होता है, और दूसरी हवा नहीं चलती। जब टेम्परेचर का फर्क होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है दोपहर को, तो ये प्रदूषण ऊपर को उठता है, शाम के बाद कम होता है, फिर वो नीचे आ जाता है, तो 50 फुट से ऊपर जा ही नहीं पाता, उसी में घूमता है, और हवा चलती नहीं है। ये दो कारण हैं इसके लिए। अगर मैं आपको एक वर्ल्ड की एग्जांपल दूं, एक लैटिन अमेरिका में एक कंट्री है चिली सर, जी। वहां पे एक शहर है सेंट एंटीगो, वहां पर हमारे वाली हालत हो चुकी थी, आज से 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उन लोगों के यहाँ तो ऑक्सीजन पब खुल गए थे 4-5 किलोमीटर पे, जैसे हमारे पेट्रोल पंप है, भी लोग रुकते थे, ऑक्सीजन लेते थे। और इलेक्शन हुआ, सरकार बुरी तरह से हार गई। उन्होंने जो 3 साल लगा ऑफ कोर्स, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन किया कि लोग कम से कम यूज करें, और 4 आदमियों से कम पे अगर वो कार देखेंगे तो उसका चालान हो जाएगा। और बाकी कंजेशन पार्किंग, जैसे हमारे नॉर्थ प्लेस का एरिया है या साउथ एक्ट का है, यहाँ पे भाई 500 रुपये पार्किंग है, समथिंग 3-4 एक्शन लिए थे, तो वहाँ काफी ठीक हो गया। अब वो जो ऑक्सीजन हब से बंद हो गए, तो इसके लिए। और दूसरा सर, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज खास करके जो प्लास्टिक और रबड़ इंडस्ट्रीज हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है दिवाली के आसपास। गिफ्ट आइटम वगैरह, बच्चों के खिलौने बहुत बनते हैं, वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। अब हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आज से नहीं सर, 15 साल से एक रूल है कि ऐसी इंडस्ट्रीज में जो एग्जॉस्ट निकलता है उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन लगनी चाहिए। लगाते हैं, ये नहीं कि नहीं लगाते, लगाते हैं, क्योंकि उनको एनओसी लेना पड़ता है। लेकिन एक दफा एनओसी ले लिया, उसके बाद वो खराब है या नहीं, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है उसकी सर्विस करानी पड़ती है, जैसे हम एसी की सर्विस कराते हैं हर साल।
वो कोई नहीं करवाता, हम्म। लग गया चले चले। तो ये दो ठीक कारण है सर। सबसे बड़े हैं। और पराली का कारण सिर्फ 10 से 15% है, वो भी 20 दिन के लिए, ठीक है उसको सर, हम आपने दूर। आपने सही कहा, सरकारों को संवेदनशील होना पड़ेगा और सरकार अगर चाहे तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर अलका सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम जरा बताइए, गुरुग्राम क्षेत्र में अस्पतालों की क्या स्थिति इस वक्त, क्या एसओपीज बनाई गई हैं आप लोगों के द्वारा? लगातार हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं मरीजों की, तमाम समस्याएं इस वक्त सामने आ रही हैं, कतारों में मरीज इस वक्त अस्पतालों में दिख रहे हैं। अस्पतालों की क्या तैयारियां है, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमे की क्या तैयारियां हैं? जो सांस के पेशेंट्स हैं उनमें 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। जी। तो जो फिजिशियन है, जो जनरल मेडिसिन के पेशेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी इवनिंग में भी लगाई हुई है, ताकि जो भी पेशेंट आए हमारे इस तरह की तरीके के, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। उसके अलावा स्किन के पेशेंट्स की भी वृद्धि हुई है, जो एलर्जी वाले पेशेंट्स की ज्यादा वृद्धि हुई है। मैम ये जो एक और साहब कह रहे थे कि अभी ये पॉल्यूशन तो आई है, साथ में जो पीएम है, पर्टिकुलेट मटेरियल जो हैं इस वक्त हवा में है, इसलिए आबो हवा और जहरीली होती जा रही है। इससे कैसे बचा जाए? मास्क लगाएं और अगर किसी को आदत है बाहर जाने की, मास्क ही सिर्फ एक बचाव है या फिर और भी उपाय अपना करके? सब लोग तो एयर प्योरीफायर तो अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। जब तक बहुत जरूरी ना हो, बहुत इमरजेंसी ना हो, तब तक बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मास्क, जब भी अगर इमरजेंसी हो तो आप बाहर जाएं। स्पेशली जो ओल्ड लोग हैं उनको कम से कम बाहर जाना चाहिए, और बच्चों को भी कम से कम बाहर ले जाना चाहिए। अगर बहुत जरूरी है तभी आप ले जाएं। और अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को ज्यादा कोशिश करना चाहिए कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। क्योंकि जैसे 2-3 साल पहले जैसे शुरू हुआ था कि ऑड इवन शुरू हुआ था दिल्ली में, या फिर हमारे यहाँ ट्रैफिक जो कंडीशन पहले होती थी ना, जैसे पॉल्यूशन जब जब होता था तो जो ट्रैफिक कंडीशन थी, बहुत कम कार होते थे। लेकिन अभी फिर वैसे कंडीशन जो नॉर्मली देखा जाता है, ट्रैफिक वैसे ही कंजेस्टेड है। इसलिए ये अवेयरनेस की तो जरूरत पब्लिक को भी है, गवर्नमेंट तो साथ ही है, गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक को भी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्मॉग को पैदा कर रहे हैं और प्रदूषण को लगातार फैला रहे हैं मैम, अगर आपसे जानना चाहूँ तो? और ये स्थिति कब तक रहने वाली है, कब तक लोग जूझेंगे इससे? तक तो चलता ही है। तो यही जो पार्टिकल्स, कई चीजें होती हैं, जैसे अभी आपको आपसे उन्होंने बोला कि प्लास्टिक की बोतल ना यूज करें, क्योंकि वो भी एक वन ऑफ द ये है जो पार्टिकल्स जो सांस में जाती है। पानी, क्योंकि इंजेक्शन होता है, जैसे पानी पीते हैं तो उसमें भी होता है, या फिर हम सांस लेते हैं, तो ये पॉल्यूशन हर जगह ही होता है। जो माइक्रो पार्टिकल्स है सांस के माध्यम से अंदर जाती है, तो वो लंग्स को इफेक्ट करती ही करती है, और कार्सिनोजेनिक भी होती है वो। एक और साहब के पास आऊँगा। एक और साहब, जो डॉक्टर अलका कह रही हैं कि ये प्लास्टिक्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तमाम प्रतिबंध लगाए गए, पूर्णतः प्रतिबंध प्लास्टिक पर बैन किया गया, लगाए गए, बावजूद उसके धड़ल्ले से प्लास्टिक में लोग यूज़ कर रहे हैं, तमाम थैलियाँ यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक्स का, और प्लास्टिक्स की बोतलें धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। तो इस पर कैसे पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं? सरकार अपनी तरफ से पाबंदी लगाती है, धरातल पर एग्जीक्यूटिव जो टीमें होती हैं वो उसको लागू नहीं कर पाती हैं, ऐसे में खामियाजा सबको भुगतना पड़ता। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया साहब। हमारे यहाँ हरियाणा में तो एसयूपी जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक, वो 2012 से बैन है। 17 में मोदी जी ने सारे हिंदुस्तान में भी कर दिया था। तो इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और एक इसका अल्टरनेटिव देने की आवश्यकता है। दोनों चीजों के अंदर हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। 1 मिनट में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप हैरान रह जाओगे। सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स किसने बैन करी, जिसको हम पन्नी बोलते हैं वो, और बॉटल किसने बैन करी, कौन सा देश था वो? आप हैरान हो जाओगे, आप चक्कर में आ जाओगे कैसे हो गया। वो देश था हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, जो हमारे से एडवांस नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने सर 2002 में बैन कर दिया था। क्यों बैन किया था? कि उनकी एक स्टेपल फूड है, कोई हिल्सा फिश बोलते हैं जी उसको। और बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां और तालाब और ये झील वगैरह हैं जहां से उसका प्रत्यापन होता है, और एक हर बांग्लादेशी कहते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 दफा उस फिश का इस्तेमाल करता है। 2001 में उस फिश की कीमतें में 50 से 60% तक की वृद्धि हो गई अचानक।
डिमांड सप्लाई की रेशियो डिस्टर्ब हो गई, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम हो गई। एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में इंडिया से भी गए थे और कंट्री में भी गया था, और 3-4 महीने वहाँ स्टडी करी थी। पता लगा था कि हम उनकी नदियों में जो पानी वाटर बॉडीज हैं उसमें प्लास्टिक लोग फेंक देते हैं और वो मछली मर जाती है, उनकी प्रोडक्शन कम हो गई। तो उन्होंने बैन किया, सिस्टोमेटिकली बैन किया, अवेयरनेस किया, और उसके बाद आज तक है। और बांग्लादेश का बैन हमारे से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके ऊपर पड़ गई, उनको खाना मुश्किल हो गया, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, तो लोग भी वहाँ अवेयर हो गए। वो वाली अवेयरनेस हमें चाहिए। और दूसरा कारण है, एक आपने पूछा था कब खत्म होएगी, इसके खत्म होने के टाइम वो है जब हमारा दिन का और रात के टेम्परेचर का ज्यादा कुछ एप्रिशिएबल 2 डिग्री या उससे डिग्री 1 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर। दिन में भी सर्दी हो रात में भी हो तो ठीक है, या दिन में भी गर्मी हो रात में भी। जब ये वेरिएशन ज्यादा जब तक रहेगी तब तक नहीं, मतलब ये जो चेंज ऑफ सीजन है बिल्कुल ना सर, सर, ठीक कहा आपने। और इसमें पर्यावरण को इसमें ज्यादा सुरक्षित करने होएगी। के बिल्कुल और सही कहा दूसरा आपने क्या सर। है कि हवा हवा बिल्कुल सही कहा आपने सर, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमें सिविक सेंस के होने की भी आवश्यकता है। और डॉक्टर अलका ने जैसा बताया कि प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां तो कर ही रहा है, लेकिन हम सबको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। और सतर्क के साथ साथ पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके लिए जिम्मेदार भी होना पड़ेगा। डॉक्टर ए.के. गौड़ साहब आपका, डॉक्टर अलका सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो और हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया शहर की, देखिए जरा रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण जो है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। और आज भी अगर AQI की बात करेंगे 300 के पार AQI जो है वो दर्ज किया गया है। अगर हालातों की बात करेंगे तो काफी ज्यादा गंभीर हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इन हालातों के बारे में जानती हैं, और इसीलिए जो जोनल मीटिंग हुई थी फरीदाबाद में उसमें भी गृह मंत्री ने उसको चेयर करा था, और वहां पे भी प्रदूषण का मुद्दा जो है वो मुख्यमंत्री ने उठाया है। फिलहाल आपको हालात दिखाएंगे किस तरीके से धुंध जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ITO पर है, और आप देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो धुंध की चादर है उसमें लिपटा हुआ राजधानी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। फिलहाल धूप खिल गई है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो चादर है धुंध की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो प्रदूषण है, स्मॉग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि मिश्रण है पॉल्यूशन और फॉग का। और देखिए किस तरीके से चारों तरफ अगर आप देखें तो धुंध ही धुंध जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल अगर आज के AQI की बात करेंगे तो आज दिल्ली का AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज हुआ है, जो कि 344 है। और आपको हम डेटा के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो दिल्ली का AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। अगर और इलाकों की बात करेंगे तो ये देखिए किस तरीके से तमाम इलाके हैं जिनका AQI जो है वो रेड जोन में है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में है। फिलहाल कल से हालात कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं। जो 400 वाले थे वो थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए ज़्यादातर इलाके जो है वो रेड जोन में है। बवाना आज भी 400 के पार बना हुआ है, यानी कि हवा बेहद ज़्यादा ख़राब है, हजार्डियस कैटेगरी में पहुंच गया है। काफ़ी ज़्यादा सीरियस है चीज़ें। जागीरपुरी में आप देखिए किसने 414 बना हुआ है। तमाम लगभग सभी इलाके जो है वो रेड जोन में है, और इसका ये मतलब है किस तरीके से दम घोटू ये हवा है, और इसका असर जो है कहीं ना कहीं लोगों पर भी देखने को मिल रहा है। कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की। सर क्या नाम है आपका? श्रीनिवास पांडे। सर हम देख रहे हैं प्रदूषण जो है वो दिल्ली के लिए बहुत बड़ी समस्या, और अभी भी देखिए किस तरीके से धुंध जो है वो देखने को मिल रही है। कितनी परेशानी हो रही है? काफ़ी हो रही है जी, परेशानियाँ तो काफ़ी है यहाँ दिल्ली के अंदर। आपको लग रहा है सुधार हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, या हर साल क्योंकि तस्वीर तो यही निकल कर आती है? मैडम इसके बारे में तो अब सरकारें को सोचना चाहिए ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बीजेपी आई है जब से कुछ तो सुधार हो ही रहा है। ये बैटरी ये भी जो बसें चला रखी है छोटी वाली, ये प्रदूषण के वजह से चलाए हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है, क्योंकि नई सरकार जो है वो दिल्ली में बनी है, और प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो धुंध है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ऐसे में जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, और लोग जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम हम प्रदूषण पर बात कर रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप लोगों को तो डेली निकलना ही निकलना है बाहर? कोई बात नहीं,
खैर देखिए आप देख सकते हैं लोग भी जो है वो मास्क का यूज़ कर रहे हैं ताकि प्रदूषण जो है अपने आप को प्रदूषण से बचाया जा सके। और कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्होंने भी तमाम टीमें जो है वो डिप्लॉय की हैं ताकि जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। डस्ट और कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी ज़्यादा कदम जो है वो यहाँ पर उठाए गए हैं। सर, प्रदूषण पे बात कर रहे हैं, प्रदूषण से कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? समस्या तो है ही, लेकिन सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। प्रदूषण बढ़ ही रहे हैं स्थिति में और कोई सुधार नहीं है, पहले से वैसे ही है, जैसा था पहले वैसे ही था। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कत तो उनको है जो एजेड हैं, बच्चे हैं, जिनको कुछ अलग तरह की बीमारियां हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा है। हम लोग तो ठीक है, लेकिन समस्या है, सबको समस्या है। सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा। तो अब जैसे बच्चे हैं उनको भी स्कूल जाना ही पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि स्कूलों को बंद करना चाहिए? क्योंकि ऐसे में अगर ये फॉरेन में हालात होते हैं तो पूरा लॉकडाउन लग जाता है 400 पे। तो स्कूल बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए हर स्थिति में ऐसा करना चाहिए कि सभी एक्टिविटी चलते रहें, स्कूल भी बंद ना हो, हमारा आना जाना भी बंद ना हो। ये तो अस्थायी समाधान है। इसके लिए सभी को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस समस्या का समाधान होगा। क्योंकि बहुत सारे देशों में, शहरों में इस तरह की समस्याएं थी, लेकिन सरकार वहां पर मिलजुल कर काम की, तो आज की डेट में वो समस्याएं कम हो गई हैं। यहाँ पर भी हम लोग को वैसे ही करना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग की कमी ये है कि हम कहीं पर भी गंदगी फैला देते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, उससे हमें भी बचना चाहिए। सरकार को भी अपना 100% देना चाहिए, तब जाकर के इसका समाधान निकलेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो देखिए बिल्कुल हर किसी के सहयोग की ज़रूरत है और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं सभी को मिलकर कहीं ना कहीं प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई जो है वो राजधानी में लड़नी होगी। मैं अर्जुन सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स, दिल्ली। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, प्रदूषण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पानीपत में ग्रैब नियमों की अनदेखी की जा रही है। धड़ल्ले से देखी की जा रही है, सख्ती के बावजूद फैक्ट्री मालिकों की मनमानी चल रही है। फैक्ट्री के धुएं से प्रदूषण में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। पहले भी 4 फैक्ट्रियों को सील किया जा चुका है। फैक्ट्री के धुएं से प्रदूषण में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। के क्षेत्र पानीपत में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। अगर आज के प्रदूषण लेवल की बात करें, AQI लेवल की बात करें, तो करीब 450 के करीब AQI मिला है। और अगर बात की जाए प्रदूषण का स्तर पानीपत में बढ़ने के मुख्यतः कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है। ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, कहीं इन नियमों की जो है कहीं भी पालना नहीं की जा रही। अगर बात करें तो फैक्ट्रियों को कोयला बंद करके बायोफ्यूल पर लगाने की बात की गई थी, परंतु बायोफ्यूल पर ना चलकर आज भी फैक्ट्रियाँ कोयले पर ही चल रही हैं। प्रशासन का धरातल पर ना होना प्रदूषण बढ़ने का एक मुख्यतः कारण माना जा सकता है। लोकल प्रशासन के होते हुए भी बाहर के प्रशासन आकर यहाँ कार्रवाई करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में 4 फैक्ट्रियाँ यहाँ से सील की गई थी और वो वायु गुणवत्ता आयोग की जो फ्लाइंग टीम थी उसके द्वारा की गई थी। परंतु आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि हर जगह कंस्ट्रक्शन साइटें चल रही हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, ध्वस्त कार्य हो रहे हैं, सड़कें बनाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। कहीं भी किसी भी नियम को लेकर कोई भी पालना नहीं की जा रही है। इंडिया न्यूज़ के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है, जानकारी आपको देते हैं। करनाल में भी गंभीर श्रेणी में AQI है। बढ़ते प्रदूषण के बीच नियमों की अनदेखी लगातार हो रही है। करनाल में भी सख्ती के बावजूद धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क पर बिना रोक के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हरियाणा में लगातार पोल्यूशन का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं करनाल के AQI की बात करें तो आज 215 के पार पहुंच चुका। वहीं पोल्यूशन विभाग ने भी लगातार सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमें जनता का सहयोग भी चाहिए। वहीं बात करें तो आज करनाल में सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, जिसके कारण भी लगातार पोल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखो, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो पोल्यूशन है मिट्टी के कारण भी बढ़ रहा है और लगातार जो यहाँ के लोग हैं उन्हें भी सांस लेने और में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण उन्हें
जुकाम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लगातार कई बीमारियां हो रही है, जिसके कारण लगातार स्वास्थ्य विभाग में भी मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं पोल्यूशन विभाग भी एक्टिव मोड में है और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है और भवन निर्माण कार्य उनको लेकर भी पूरी सख्ती निभाए हुआ है और लगातार नोटिस जारी करने का भी कार्य करता है। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। लगातार जब पोल्यूशन बढ़ता है, तो एक व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं क्या क्या सर लगातार पोल्यूशन के यहाँ डे बाय डे पोल्यूशन बढ़ता है, कोई ट्रैफिक व्यवस्था भी नहीं है, डस्ट इतनी उड़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मगर पोल्यूशन विभाग कहता है कि हमने पूरी सख्ती है, कोई शक्ति नहीं है, किसी टाइप का कोई इंतजाम नहीं है। पानी दिन में एक बार भी नहीं डालने आते, कई बार कहने के बाद भी भाग जाते हैं। और तो 15 दिन से मैं खुद बीमार था, डॉक्टर की हिदायत के कारण ये डाल के बैठा हूँ। क्या प्रॉब्लम हुई आपको? सांस की प्रॉब्लम हो गई इसके कारण, तो पूरा डस्ट हो, चेस्ट लैक हो गई थी। हाँ, तो डॉक्टर ने क्या कहा आपको? क्या मेडिसिन खाकर मास्क लगा के रखा हो बस। तो क्या अपील करेंगे? लगातार देखा एक साल होने को आ गया है। पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, डस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, जो क्यों बनता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी। ₹25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी पर्व पर मुख्यमंत्री नाथ सैनी ने सढौरा के गुरुद्वारे में मत्था टेका। सैनी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखकर नगर की